अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक टू स्क्वायर वन इन दिस कोल्ड वार 2। जो कोल्ड वार 1 में हुआ था वही कोल्ड वार 2 में भी हो रहा है। साउथ एशिया के अंदर हुकूमतें गिरने और बनाने का अमल तेज़ी से जारी है। इस वक्त श्रीलंका के बाद पाकिस्तान के अंदर एक मूव हुई और इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश भी अमेरिकी निशाने पे हैं। इन मुल्कों में भी ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं अमेरिका के डिप्लोमेट्स के हालिया कुछ महीनों के अंदर, और मेन एजेंडा उन सारे दौरों का यही था कि चाइना से और रशिया से खुद को डिस्टेंस करें। इंडिया को ख़ास तौर पर रशिया से दूर रहने की ताकीद की गई है। अब कल के एपिसोड में मैंने बात की थी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों जो मुल्क हैं इनकी इकोनॉमी दो एतबार से क्लोजली लिंक्ड है मिडल ईस्ट से। यानी ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों मुल्कों के लिए। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी क्लोजली लिंक्ड थी रूस, यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के इलाकों से। श्रीलंका की जीडीपी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड करता था और उनके सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते थे वो इन्हीं मुल्कों से आते थे, रशिया, यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप। तो वहाँ पर जैसे ही जंग हुई है तो इनका जो टूरिज्म का सेक्टर है वो गिर गया और इसका असर फिर पूरी इकोनॉमी पर पड़ा उनका, और श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई है और वहाँ पर रिजीम चेंज के अटैम्प्ट सक्सेसफुल होने वाले हैं। मिडल ईस्ट जो है ना, ये इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए एज आई सेड दो हवालों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इन मुल्कों के अंदर जो फ्यूल आता है जिससे एनर्जी और ये सारा कुछ इन मुल्कों के अंदर कारखाने चलते हैं, इसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है और इससे इकोनॉमी का पहिया इन मुल्कों के अंदर चल रहा होता है। दूसरा ये है कि इन तीनों मुल्कों का अक्सर जो सोर्स ऑफ फॉरेन रिमिटेंसेज है वो मिडल ईस्ट है। इन तीनों मुल्कों की इकोनॉमी में फॉरेन रिमिटेंसेस का बहुत अहम किरदार है। करोड़ों लोग इन तीनों मुल्कों के बाहर रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो इनकी तादाद है वो मिडल ईस्ट में रहती है। अगर तेल और रिमिटेंसेस इन मुल्कों की डिस्टर्ब होती है ना तो इनकी जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, श्रीलंका की तरह बिल्कुल। अब खतरा यह है कि ये जो कोल्ड वार चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच, इसमें जो कुछ साउथ एशिया के अंदर हो रहा है ना, सरकारें गिराना बनाना, यही कुछ मिडल ईस्ट के अंदर ना फैला दिया जाए, ये भी एक खतरा पैदा हो चुका है। एक अरब स्प्रिंग की कोशिश हुई थी वहां पर मिडल ईस्ट के अंदर, आपको याद होगा कुछ साल पहले। ये जो स्पेसिफिकली जहां पर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के वर्कर्स काम करते हैं उन इलाकों में नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट के जो दूसरे इलाके हैं, ये जो इजिप्ट हो गया, ट्यूनिस हो गया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर रिजीम्स चेंज हुई हैं कुछ साल पहले तक। ये जो भाई साहब आए थे ओबामा, बराक ओबामा साहब के दौर में, आपको याद होगा, अरब स्प्रिंग अजब तरीके से रिजीम्स चेंज हुई थी। तो अब ये खतरा पैदा हो गया है कि बाकी का जो मिडल ईस्ट का इलाका है कहीं ये ना डिस्टर्ब हो जाए इस कोल्ड वार के अंदर। क्योंकि जिस तरह आप देखेंगे साउथ एशिया के अंदर अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। इंडिया के केस में रशिया है, बाकियों के केस में दोनों हैं, चाइना, रशिया, ये इनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर भी साफ साफ तौर पर अमेरिका को मना कर दिया गया है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, वी विल रिमेन न्यूट्रल। और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जो कोल्ड वार 1 थी ना पहले वाली, उसमें मिडल ईस्ट के अंदर सोवियत यूनियन का बहुत ही गहरा असर था। इन मुल्कों ने बहुत करीब से रशिया को, आज का रशिया और मादी का सोवियत यूनियन, इनको सबसे करीब से मिडल ईस्ट वालों ने देखा हुआ है, तो वो उनसे फड्डा लेने के किसी तरह के मूड में नहीं है। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम तो नहीं जा रहे भाई रशिया और चाइना के साथ, आपकी जो लड़ाई है अमेरिका की तो आप जाने। और ये जो रूस को यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकाला गया है, इसकी तरह आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मिडल ईस्ट क्या सोच रहा है। बहरीन ने, एक अहम मुल्क है मिडल ईस्ट का, बहरीन ने अमेरिका के कहने के बावजूद रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला कि रशिया को आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रुकनीत से महरूम करें। बहरीन ने उसके हक में वोट नहीं दिया। बहरीन जो था वो न्यूट्रल रहा, उसने कहा हम ना हक में वोट देंगे ना खिलाफ वोट देंगे। और बहरीन का रशिया के खिलाफ ना जाना ये भी एक तरह से रशिया की विक्ट्री है। कुवैत ने वोट नहीं दिया, बहरीन के अलावा कुवैत में भी तो बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रहते हैं ना, कुवैत ने वोट नहीं दिया रूस के खिलाफ। कतर ने नहीं दिया, अगेन कतर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फॉरेन रिमिटेंसेज है इन मुल्कों के लिए, ये जो 3 मुल्क हैं हमारे साउथ एशिया के, कतर ने वोट नहीं दिया। सऊदी अरब ने नहीं दिया, मेन जो पिलर है स्टेबिलिटी का मिडल ईस्ट का, सऊदी अरब ने नहीं दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। ईरान ने तो रूस के फेवर में ही वोट दे दिया, वो तो मतलब न्यूट्रल भी नहीं रहे सऊदी की तरह, और वो तो फेवर में, उन्होंने कहा कि रशिया जो कर रहा है सही कर रहा है। उर्दन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, जॉर्डन,
ये भी नहीं गया रशिया, ये भी न्यूट्रल रहे। शाम जो है सीरिया वो रूस के साथ खड़ा हो गया, इराक नहीं गया रूस के खिलाफ, यूएई रूस के खिलाफ नहीं गया, यमन रूस के खिलाफ नहीं गया, ओमान रूस के खिलाफ नहीं गया। लेकिन इजराइल मिडल ईस्ट का ही मुल्क है छोटा सा, ये अमेरिका के हक में जाते हुए इसने वोट दिया कि हाँ निकालो रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल की उसमें लिस्ट में से निकालो इनको। तो नक्शा कुछ यूं बन रहा है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट का कि सवाए इसराइल के बाकी का पूरा मिडल ईस्ट या तो रशिया के साथ है या फिर न्यूट्रल है, विच मीन्स अमेरिका के साथ नहीं है कम अज़ कम वो रशिया के मामले में मिडल ईस्ट वाले। नाउ यू सी साउथ एशिया में एज आई सेड श्रीलंका और पाकिस्तान में हुकूमत के जो मिनिस्टर्स थे ना वो अपोजिशन में आ गए अचानक से, रातों रात पता नहीं क्या एक फूंक मारी है बाबा ने कि इधर से उधर आ गए और रिजीम चेंज के अटैम्प्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो कह रही हैं, इमरान खान ने तो कहा है फॉरेन फंडेड साजिश है। तो कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि हुकूमत के अंदर जो लोग थे वो अपोजिशन से मिल गए और श्रीलंका में भी ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर भी कुवैत में बिल्कुल पाकिस्तान वाला एक्शन रिप्ले हुआ है, बिल्कुल वही एक्शन रिप्ले, वही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया सरकार के पास। वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं थी, सरकार रिजाइन कर गई है। अभी 3 महीने पहले ही सरकार बनी है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो रिजाइन कर गए। जैसे इमरान खान के खिलाफ आया ना वैसे ही कुवैत के अंदर आया, कुवैत की गवर्नमेंट गिर गई। वहाँ एक सियासी केओस है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, वहाँ पे भी महसूस यूं हो रहा है कि जो मुल्क न्यूट्रल हैं वो भी मसाइल फेस कर रहे हैं बेचारे। अगर मिडल ईस्ट के अंदर पॉलिटिकल केओस बढ़ता है तो मैं आपको बता दूं इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के फॉरेन रिमिटेंसेस पर, और उनको ये जो एनर्जी का ये जो फ्यूल मिल रहा होता है इस पे पड़ेगा। इससे इनकी इकोनॉमीज बैठ जाएंगी। अगर वहाँ पर सियासी इंतशार को बढ़ाया गया तो ये जो सारे मुल्क हैं ना हमारे मुल्क साउथ एशिया के, ये सकिन हो जाएंगे बेचारे खुद ब खुद। मिडल ईस्ट जो है ना बहुत दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट खित्ता है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे जो कुछ होता है वो पूरी दुनिया को असरअंदाज कर रहा होता है। देखिए मिडल ईस्ट यूँ समझें कि आधी दुनिया के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर रख रहा होता है। या तो बिजनेसेस वहाँ पर उनके जो हैं वो असरअंदाज हो रहे थे, या फिर एनर्जी के हवाले से। तो किसी को ये ख़तरा नज़र ही नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं हैरान हूँ कि कोई बात ही नहीं कर रहा हमारे रीजन्स में, ना इंडिया वाले बात कर रहे हैं, ना बांग्लादेश वाले बात कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि भाई एक हमें रेड लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर मिडल ईस्ट को कोल्ड वार में धकेला गया तो बड़ा मसला हो सकता है। मिडल ईस्ट का न्यूट्रल रहना, मिडल ईस्ट का एक कहते हैं ना कि वहाँ पर स्टेबिलिटी रहना इन मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो चीज़ अभी तक मिसिंग नज़र आ रही है ना वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैम्प्ट है कि कम अज़ कम साउथ एशिया और मिडल ईस्ट को इन सारी चीज़ों से महफूज रखा जाए। जो भी डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशें हो रही हैं या होंगी कोल्ड वार के अंदर, उनसे महफूज रखा जाए। एक कोऑर्डिनेटेड अटैम्प्ट की ज़रूरत है इन सारे मुल्कों की तरफ से। एक रेड लाइन एज आई सेड के खींचनी चाहिए कि भाई इस लेवल तक कोल्ड वार के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते। ये जो रिजीम चेंज वाला और सियासी केओस मचाने वाला गंद है ना कोल्ड वार के अंदर, आई थिंक दिस इज़ नॉट गोना वर्क। क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए, ये जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार रिजीम चेंज हो रही है पाकिस्तान में तो क्या चाइना के साथ रिलेशन ख़राब होंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ दिस इज़ नॉट ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसे नहीं है जैसे आपको लग रहा है सरकार चेंज होगी ठक से हो गए जनाब एंटी चाइना हो गए, ऐसा नहीं है। श्रीलंका तक एंटी चाइना नहीं हो सकता, पाकिस्तान तो बड़ी बात है। क्यों? देखें कोई भी सरकार आ जाए इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल, जहाँ पे भी कोई भी सरकार आ जाए, चाइना और रशिया जो है ना ये ज़रूरत है, ये नीड बन चुके हैं। अब ये ऑप्शन नहीं है, नीड है ये सारे मुल्कों की। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लेकर अरब मुल्कों तक सबको उनकी जो सप्लाई चेन है वो चाइना पे डिपेंड करती है। चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन को लीड कर रहा है, दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना के बिना आपको रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, चाइना के बिना आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के नहीं कर पाएंगे, आप तो बाकी की बात कर रहे हैं, अमेरिका के नहीं कर पाएंगे। ग्लोबली सप्लाई चेन का बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा अगर चाइना को छेड़ा गया तो। एक भयानक गैप पैदा हो जाएगा दुनिया में सप्लाई और डिमांड का, जो कि फिर पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन को जन्म दे सकता है। इंतहाई ख़राब रिलेशंस और बॉर्डर पर जो जंगी हालात बने थे इंडिया और चाइना के, उनके बावजूद आप देखें कि इंडिया कोशिशों के बावजूद भी
वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते रहे लेकिन ट्रेड को कम नहीं कर सके इंडिया चाइना के साथ, नहीं कर सका मोदी साहब बंद उसको, बल्कि बढ़ गया ट्रेड, मज़ीद डिपेंडेंट हो गया इंडिया चाइना के ऊपर। क्यों? उनके पास सप्लाई चेन है, उनके बहुत दुनिया की फैक्ट्रियाँ, रॉ मटेरियल उनके पास है, जिसके बलबूते पे फिर फैक्ट्रियाँ दुनिया के अंदर चल रही होती हैं। आप जो अपने मुल्कों के अंदर बना रहे होते हैं ना, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मंगवाना पड़ता है, फिर आप उसके अंदर फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं वो बना रहे होते हैं, आपको मटेरियल वहाँ से लाना पड़ता है चाइना से। तो चाइना दुनिया की नीड बना हुआ है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, चाइना नीड, अमेरिका की भी नीड बना हुआ है। तो हाउ कैन यूएस एक्सपेक्ट दैट बाय चेंजिंग रिजीम्स इन दीज कंट्रीज वो चीन के खिलाफ माहौल बना लेंगे? कैसे बना लेंगे भाई? कोई दूसरी सरकार आ जाए, फैक्ट्रियां तो चलानी पड़ेंगी ना, तो ज़रूरत तो चाइना की पड़ेगी उनको। और चाइना को भी दाद दूंगा मैं कम से कम कि वो मुल्कों के अंदर देखें इंटरनली आपको मुदाखलत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मुदाखलत नज़र आ रही है, चाइना की कहाँ मुदाखलत नज़र आ रही है? चाइना भी तो कर सकता था ना कि नहीं इमरान खान मुझे पसंद है, इमरान खान रहना चाहिए। चाइना की मुदाखलत नज़र आई है? नहीं नज़र आई है। ये उनके चाइना का जो देखें विजन देखें, हम दूसरों की सोवरेनिटी का लिहाज रखते हैं, उनकी आज़ादी का ख्याल रखते हैं। अमेरिका के अंदर जो उसकी पॉलिसीज़ है उसमें कोई एथिक्स नज़र नहीं आ रही हैं। हम जो बोलेंगे वो होगा, बस वहाँ के लोग जो बोलते हैं डजेंट मैटर। तो ये एक चीज़ है, इस पर सोचना पड़ेगा अमेरिका को कि अगर आप रिजीम्स चेंज भी कर लें तो कैसे इसको सस्टेन करेंगे। आप दूसरी हुकूमत आएगी वो चाइना की खुद ही क्लोज हो जाएगी, उनको काम पड़ेगा चाइना में एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे ख्याल से ये जो सारे अटैम्प्ट्स हो रहे हैं सवाए दुनिया को अनार्की और केओस के और कुछ नहीं दे सकते। अगले 6-7 साल के अंदर आप दूसरी रिजीम्स चेंज कर करके थक जाएंगे, वो जो चेंज करके दूसरी लाएंगे वो भी प्रो चाइना बन जाएंगे। इट वॉन्ट वर्क।